कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा शॉपिंग या फूड डिलीवरी ऐप के अंदर ही एक पूरा का पूरा बैंक छिपा हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो चुपचाप भारत की डिजिटल दुनिया को बदल रही है। जी हाँ, ये है एम्बेडेड फाइनेंस क्रांति। एक ऐसा बैंक जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे हर क्लिक के साथ हमारी जिंदगी को एक नया आकार दे रहा है। जरा सोचिए, आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हैं और अचानक आपका शॉपिंग कार्ट ही आपको लोन ऑफर कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? है ना? पर यही आज की हकीकत है। अब फाइनेंस कोई अलग चीज नहीं रही, ये हमारी रोजमर्रा की एप्स का एक हिस्सा बन चुका है। तो ये एम्बेडेड फाइनेंस आखिर है क्या भला? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई ऐसा ऐप या वेबसाइट जिसका असली काम बैंकिंग नहीं है, जैसे कि शॉपिंग करना या कैब बुक करना, और उसी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट, लोन या बीमा जैसी सुविधाएं मिल जाएं, बस उसी को एम्बेडेड फाइनेंस कहते हैं। ये वही अदृश्य बैंक है जो पर्दे के पीछे से अपना काम करता रहता है। तो सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे का असली इंजन है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम सब इंडिया स्टैक के नाम से भी जानते हैं। आधार और यूपीआई जैसे सरकार समर्थित डिजिटल टूल्स ने ही इस जबरदस्त वित्तीय क्रांति की नींव रखी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को असल में कैसे बदल रही है। कुछ असली उदाहरणों पर नजर डालते हैं जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। शुरुआत करते हैं सबसे आम उदाहरण से, पेमेंट्स। जरा सोचिए, जब हम ज़ोमैटो पर खाना ऑर्डर करते हैं या ओला पर राइड बुक करते हैं, तो ऐप को छोड़े बिना ही यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। ये इतना आसान और सहज अनुभव है कि हमें पता भी नहीं चलता, और ये सब एम्बेडेड पेमेंट्स की वजह से ही मुमकिन है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अकेले अगस्त 2023 में 10.5 बिलियन, जी हाँ, 10.5 बिलियन से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। ये आंकड़ा दिखाता है कि हम सब ने एम्बेडेड पेमेंट्स को किस बड़े पैमाने पर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब बात करते हैं क्रेडिट की। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लेटर का ऑप्शन देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चेकआउट के समय पार्टनर बैंक आपको तुरंत लोन दे दे। इसी को कहते हैं बाय नाउ पे लेटर या BNPL। और ये कहानी सिर्फ क्रेडिट तक ही नहीं रुकती। अब एम्बेडेड इंश्योरेंस भी आ गया है। ओला पर कुछ ही रुपयों में फॉरेन राइड का इंश्योरेंस मिल जाता है, या Amazon पर बस एक क्लिक में प्रोडक्ट की वारंटी। ये सब इतना आसान इसलिए है क्योंकि बीमा को सीधे खरीदारी की प्रक्रिया में ही जोड़ दिया गया है। और जरा इस आंकड़े को भी देखिए। ओला ने 20 मिलियन से ज्यादा राइड इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची हैं। इससे साफ पता चलता है कि लोग इन छोटे और सुविधाजनक बीमा प्रोडक्ट्स को कितना पसंद कर रहे हैं। पता है, ये क्रांति अब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी पहुंच रही है। फाई मनी जैसे नए जमाने के बैंक बिहेवियरल नजेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो आपको छोटे छोटे इशारे देकर आपकी बचत से सीधे निवेश करने के लिए हौसला देते हैं। इससे वेल्थ मैनेजमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस जबरदस्त सुविधा की एक छिपी हुई कीमत भी है। तो अब हम बात करेंगे उन जोखिमों और चुनौतियों की जो इस आसानी के साथ आती हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट इस दुविधा को बहुत सही तरीके से सामने रखती है। उनका कहना है, जो बातें एम्बेडेड फाइनेंस को आकर्षक बनाती हैं, वही असल में उपभोक्ता की आज़ादी, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा भी पैदा करती हैं। मतलब सुविधा और सुरक्षा के बीच की एक महीन रेखा है। बाय नाउ पे लेटर को ही ले लीजिए। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये तुरंत क्रेडिट देता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंस से जोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ छिपे हुए कर्ज का खतरा है, और ये अक्सर एक ऐसे रेगुलेटरी ग्रे जोन में काम करता है जहां नियम साफ नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, नियमों की अस्पष्टता, जहां टेक्नोलॉजी कानून से कहीं ज्यादा तेज भाग रही है। दूसरी, हमारे डेटा की प्राइवेसी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी निजी और वित्तीय जानकारी इकट्ठा करते हैं। और तीसरी है एल्गोरिदम का पूर्वाग्रह, जहां एआई पर आधारित क्रेडिट स्कोरिंग बिना सही निगरानी के किसी के साथ भेदभाव कर सकती है। तो सवाल ये है कि इन समस्याओं से समाधान की ओर कैसे बढ़ा जाए? चलिए एक सुरक्षित रास्ते की बात करते हैं। एक ऐसी संतुलित प्रणाली बनाने की जो सबके लिए काम करे।
अच्छी बात यह है कि इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में एक बड़ा कदम उठाया। डिजिटल लेंडिंग की नई गाइडलाइंस के तहत अब लोन सीधे उधार लेने वाले के खाते में भेजना जरूरी है। सभी फीस और ब्याज दरों को साफ साफ बताना अनिवार्य है और बैंक अपने फिनटेक पार्टनर्स के हर काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। यूके ओपन बैंकिंग पर जोर दे रहा है। सिंगापुर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो नई फिनटेक कंपनियों को एक कंट्रोल्ड वाले माहौल में एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत देता है। वहीं चीन ने अपने सुपर ऐप्स और डेटा को लेकर काफी कड़े नियम लागू किए। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स एक सीधा साधा 3 स्टेप प्लान सुझाते हैं। पहला, साफ सुथरे नियम और लाइसेंसिंग की व्यवस्था हो। दूसरा, ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाए कि इस्तेमाल करने वाले की सहमति लेना आसान और पारदर्शी हो। और तीसरा, निगरानी के लिए रेग टेक यानी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि नियमों का पालन ठीक से हो सके। तो आखिर में हम भारत के डिजिटल भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं, जहां इनोवेशन तो जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के उपायों के साथ। देखिए, अगर इसे सही तरीके से संभाला गया ना, तो एम्बेडेड फाइनेंस वित्तीय समावेशन को और भी गहरा कर सकता है और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम मदद कर सकता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखता है। और आखिर में पूरी कहानी एक ही शब्द पर आके टिक जाती है, संतुलन। जैसा कि ORF की रिपोर्ट में कहा गया है, इस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए इनोवेशन और निगरानी, विकास और सुरक्षा के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना होगा। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे फाइनेंस हमारी नज़रों से ओझल होकर हमारे ऐप्स में समाता जा रहा है, इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।